क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं? क्या उसी को लेकर तमाम कवायद, तमाम कोशिशें हैं? जवाब है हां। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, वो तीर निशाने पर लगा। और निशाने पर इस कदर लगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचार तंत्र था वो बौखला गया। वो अरविंद केजरीवाल, उनकी विधायक राखी बिडलान जो कि उनके पीछे बैठी हुई थी, उन पर तमाम तरह के अश्लील हमले करने लगी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो ये दो इंटरव्यूज देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। पहला इंटरव्यू टाइम्स नाउ और दूसरा इंटरव्यू आज तक। इसके अलावा भी दिए होंगे तो मुझे याद नहीं है। मकसद क्या है कि मैं मीडिया का इस्तेमाल करूं और मीडिया के जरिए अपनी बात रखूं, लोगों तक बात पहुंचाऊं। और उनके सामने जो पत्रकार बैठे हुए थे वो कोई बहुत ज्यादा उनको ग्रिल नहीं कर रहे थे, उन्हें कटघरे में नहीं रख रहे थे। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में जो बातें कही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खासकर कश्मीर फाइल्स को लेकर, वो तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में उन्होंने जितनी बातें कही वो बिल्कुल सही कही। मगर चूंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार इन मीडिया चैनल्स को सरकारी विज्ञापन के जरिए काफी पैसा पहुंचाती हैं, तो अधिकतर न्यूज चैनल्स ने उन पर हमला नहीं बोला। और ये तमाम इंटरव्यूज भी जो उनसे किए गए, बहुत ही सॉफ्ट इंटरव्यूज किए गए। यानी कि प्रचार तंत्र का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं कि अगर मीडिया के मुंह में करोड़ों के सरकारी विज्ञापन वो डालते रहेंगे तो कोई उन पर हमला नहीं बोलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसी तरह से करोड़ों रुपया न्यूज चैनल्स को देती है। उनके केस में तो खैर डर का फैक्टर भी काम करता है, उसी तरह से मोदी सरकार डर और पैसा दोनों काम करता है। और जब ये दो चीजें मीडिया के सामने होती है ना, तो मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है। केजरीवाल जानते हैं कि मीडिया उनसे डरता नहीं, तो उनके पास तरीका क्या है? पैसे के जरिए उन पर कंट्रोल किया जाए, और वो काफी हद तक ये करते हैं। मंगलवार को जब मैंने उन्हें विधानसभा में सुना तो उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि हम देश की जनता को ऐसी सरकार दे रहे हैं जो कट्टर देशभक्त हो, कट्टर ईमानदार हो और जिसमें इंसानियत हो। अरविंद जी, मैं बात नहीं समझ पा रहा हूं। जैसे ही आप शब्द कट्टर जोड़ देते हैं ना, कम से कम पिछले 8 साल इस बात की बानगी हैं, एक बार आप कट्टर शब्द जोड़ देते हैं तो फिर इंसानियत न के बराबर हो जाती है। मैं चाहूंगा आप अरविंद केजरीवाल को सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कई लोग पूछते हैं मेरे से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी। और उसी वजह से आज देश के 2 राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई। और तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। तो 3 स्तंभ हैं, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। अरविंद केजरीवाल अपने मंच से भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं बोलते, एक अरसे से नहीं बोल रहे हैं, मगर वो समझ रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय तौर पर चुनौती देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। अपने भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। इतना भ्रष्टाचार 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, इन्होंने नेताओं ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम के लूटा इन्होंने। वो दूसरे वाले हैं, उनकी लंबी लिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G,
कोयला, स्पेक्ट्रम, लंबी लिस्ट है उनकी। और ये हैं, इनकी लिस्ट है, राफेल, सहारा बिड़ला, ताबूत घोटाला, बहुत है, व्यापम स्कैम, जीएसपीसी स्कैम, विजय माल्या को भगा दिया, ललित गेट स्कैम, पनामा पेपर्स, इनकी भी लंबी लिस्ट है। यहां तक कि देश की डिफेंस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोफर्स घोटाला किया, इन्होंने राफेल घोटाला किया। देश के डिफेंस को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो जनता देखती है कि उनका पैसा लूट लिया, देश को लूट लिया, और दूसरे देखते कि सारे क्लीन चिट हो गई सबको। भ्रष्टाचार तो हुआ, लेकिन किसी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल बार बार ये बतलाने से नहीं चूकते कि पंजाब में पहली बार एक ऐसी सरकार उनके पास आई है जहां तमाम चीजें अब उनके हाथ में हैं। अब उनके पास बहाना नहीं रहेगा। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बेशक मैं कई चीजें नहीं कर पाया, मगर अब वो चमत्कार मैं पंजाब सरकार के जरिए करूंगा, या आम आदमी पार्टी ऐसा करने जा रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने विधानसभा में भी किया। और जब लोगों से जाके पूछते थे, भाई तेरा अंगूठे का निशान है, कहता जी मैं तो राशन ही नहीं लेने गया, मेरे को तो मिला ही नहीं, दुकान तो खुली ही नहीं। तब से सोचते थे यार कैसे इसको राशन व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो हमारे दिमाग में आए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हो सकता है, राशन की चोरी रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री तो बन गया अध्यक्ष महोदय, आज तक इसको दिल्ली में लागू नहीं कर पाया। लेकिन ऊपर वाला है, एक खिड़की बंद करता है तो 10 खोल देता है। दिल्ली में ना से पंजाब में लागू करके दिखाया। पंजाब में कल भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पंजाब के अंदर लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय 4 साल हो गए मेरे को जूते घिसते घिसते केंद्र सरकार के, सबके पैर पड़ा मैं, सबकी मिन्नतें मानी मैंने। कहा इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चोरी बंद ही कर रहा हूँ राशन की, मेरे को कर लेने दो डोर स्टेप डिलीवरी। करने नहीं दिया इन लोगों ने। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि अगर भाषण के इस पहलू को देखें तो वो कहते हैं अब तक सरकार का मतलब था काम रोको। 75 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं वो जनता के काम रोकने के लिए बनी। देश में पहली बार सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी है। यानी कि अब तक आपके पास दिल्ली में एक सरकार है जिसके पास पूरी ताकत भी नहीं है, मगर उस 70 विधानसभा वाली दिल्ली सरकार, आधी अधूरी दिल्ली सरकार के बिना पर अब अरविंद केजरीवाल 75 साल की तमाम सरकारों की सोच को चुनौती दे रहे हैं। आप बताइए ना, इसके जरिए अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं नहीं झलकती हैं तो क्या झलकती है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी सरकारें आई, सरकार मतलब काम रोको, सरकार मतलब जनता को कुछ करने ना दो, सरकार मतलब जनता के काम रोको। रोकने के लिए बनी है ये सरकारें। पहली बार एक सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी है। इस देश के लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश में बहुत टैलेंट है। अभी ये मनीष जी बिजनेस ब्लास्टर करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या शानदार बच्चे ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ने देना है अपने को, इनको रोकना नहीं है। 75 साल से इस देश को रोका गया, घोटा गया, इस देश को गला पकड़ के मतलब करने नहीं दिया लोगों को। इसे बदलना है। मगर आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इस साल के अंत में 2 चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक गंभीर दावेदार के तौर पर उतर रही है, यानी कि हिमाचल और गुजरात। और क्यों? क्योंकि कम से कम गुजरात में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। उनके पास पूरा मौका था पिछले 4 सालों में, वो चाहते तो कांग्रेस की एक यूनिट खड़ी करते, मगर अभी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस को क्या करना है उसे समझ ही नहीं आ रहा है। यानी कि अब तक उन्हें एक चेहरा खड़ा कर देना चाहिए था। उनके पास हार्दिक पटेल जैसा नेता था, उसके आसपास वो पूरी अपनी सियासत जो है वो कर सकते थे, मगर कांग्रेस तमाम राज्य इकाइयों में इस कदर दो फाड़ है कि कभी वो एक चेहरे के साथ सामने नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड में इनके पास सत्ता परात में थी, मगर हरीश सिंह रावत को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया, कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ी, नतीजा सत्ता दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को भस्मासुरी अवतार या वरदान हासिल है।
अब आप कहेंगे भस्मासुरी वरदान क्या होता है? भस्मासुर एक राक्षस हुआ करता था दोस्तों, जिसके पास वरदान था कि वो जैसे किसी के सिर पर हाथ रखता था तो वो भस्म हो जाता था। और फिर एक दिन उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख दिया। कांग्रेस की हालत इस वक्त भस्मासुर जैसी है। वो जहां पर चुनौती दे भी सकती है वहां पर भी चुनौती देने लायक नहीं है। जहां सरकारें हैं वहां पर भी सिर्फ उटव्वल चल रही है। और इन तमाम चीजों में अरविंद केजरीवाल को फायदा दिख रहा है, खासकर गुजरात और हिमाचल में। मैं एक बात बतला दूं दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इतनी आसानी से नहीं डूबेगी, मगर अरविंद केजरीवाल बहुत गंभीर चुनौती दे रहे हैं उन्हें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस साल के अंत तक गुजरात और हिमाचल दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी अगर कोई राज्य जीत जाती है, या फिर कम से कम दूसरे नंबर की भी पार्टी उभर कर आती है ना, तो मान के चलिए इतिहास की भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत दिलचस्प होने वाली है सियासत। और दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि मेरे इस मंच पर मैं आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाते रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।